तो कुछ एक दो और ऐड हो रहे हैं, ऐड हो जाएं जब तक। क्वेश्चन नंबर 3.9, डिटरमाइन दी current in each branch of the network shown in figure। तो गाइस कुछ लोग बता दें, सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो? यस सर। मार्कर बोर्ड ही दिख रहा होगा अभी तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.9, इसमें एक सर्किट डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ है, और आपको हर ब्रांचेज में करंट कितना है ये बताना है। देखते हैं, क्वेश्चन लेंथी होगा। इसमें हमें किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, सेकंड रूल यूज लेना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख लें आप लोग भी, 10 ओम, देन 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, बस ये दो ही टाइप है मुझे दिख रहे हैं जैसा। तो 10 ओम कहाँ पर है थोड़ा देख लेना। 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम here, 5 ohm here, 10 ohm। यहां पर एक सोर्स, करना क्या है, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू पता लगानी। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, किसी को दिख रहा हो तो बताएं 10 फटाफट। 10 वोल्ट, ठीक है ना? नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पर हम ई लिख देते हैं बैटरी के लिए, इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए। ओके गाइस, तो करना क्या है, हमें करंट पता लगाने हैं। तो सबसे पहले सर्किट के करंट को आप एज्यूम कर लें, सर्किट का टोटल जो करंट है, लेट सर्किट का टोटल करंट है आई। कोई पीछे रह गया क्या बच्चे अभी तक? 1 मिनट, रोहितांश, जानवी। ओके, तो सर्किट का जो टोटल करंट है मैंने एज्यूम कर लिया आई। ए इज जंक्शन पॉइंट, ए जंक्शन पॉइंट पर ये आई करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिवाइड होता है, लेट दिस इज I1, दिस इज I2, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये करंट। ठीक है, मान लेते हैं B से D की तरफ एक करंट और आता है I3। मैंने एज्यूम कर लिया B से D की तरफ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है D से B की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो बताइए क्या करें, B से D लें या D से B? ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना, करंट इक्वल नहीं है। बताएं। तो डी पॉइंट के बाद यहाँ पड़ा रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ 5 ओम है, तो आई थिंक करंट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो डी पॉइंट पर करंट डिवाइड हुआ, I2 करंट में से I3 ऊपर चला गया, I2 एम्पियर होगा कुछ, तो I2 एम्पियर में से I3 एम्पियर ऊपर चला गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, I2 माइनस I3। I2 माइनस I3 करंट D से C की तरफ जाएगा। ठीक है, B पॉइंट पर I1 करंट, I3 करंट एड अप होकर B से C की तरफ क्या आएंगे, I1 प्लस I3 करंट आएंगे। ठीक है, ये दोनों करंट ऐड होंगे, कौन से दोनों करंट, I2 माइनस I3, I1 प्लस I3 दोनों ऐड अप होकर वापस क्या बना लेंगे, I। ठीक है, तो जंक्शन रूल यूज लेकर पहले तो हमने सर्किट में करंट के फ्लो को डायग्राम में शो कर दिया है, करंट के फ्लो को जंक्शन रूल यूज लेकर। अब लूप रूल यूज लेकर, कौन है मोहित, बड़े लेट तक आ रहे हैं। जंक्शन रूल यूज लेकर पहला काम हुआ, लूप रूल यूज लेकर अब इक्वेशन बनाएंगे। हमें क्या करना है, हमें पहले I1, I2, I3 इनकी वैल्यूज पता लगानी है। आप खुद देख सकते हैं, जब आपको इन तीनों की वैल्यूज पता लग जाएगी तब आपको हर ब्रांच में करंट पता लग जाएगा। कितनी ब्रांच में, 5 ब्रांचेज में, AB, BD, AD, BC, CD। इनमें करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए पहले इन तीनों को पता लगाना है। मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल है, अगर आपको 3 अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है तो आपको 3 इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी पहले। तो 3 इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, तो इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए किरचॉफ का लूप रूल यूज लेते हैं। तो एक सिंपल सा लूप मुझे दिख रहा है, ऐसे ले लेते हैं ना,
एरो देखिए इस लूप को, और नेमिंग क्या है लूप की? ADBA, ADBA, इन लूप ADBA। यस गाइस, ऑडियो वीडियो ठीक है? यस कोई एक को सर। बता दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए, ठीक है ना? ओके, तो थोड़ा सा फटाफट करते हैं हम। सर्किट डायग्राम के बाद, करंट को शो करने के बाद आपको लिखना है इन लूप ADBA, इन लूप ADBA, by using loop rule, by using loop rule। तो लूप रूल के अकॉर्डिंग किसी भी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम ईएमएफ्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो ये जो लूप है ADBA, इसमें कोई सोर्स नहीं है, ठीक है? सोर्स नहीं है तो ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम तो जीरो होना है। पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम कैसे होता है? तो A से D की तरफ आ रहे हैं आप, बिल्कुल ये जो एरो मैंने अप्लाई किया है इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? डी से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बट जैसे ही आप ए से बी की तरफ आते हैं तो ए से बी की तरफ आप चला रहे हैं अपने लूप को, ठीक है? बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है। तो यही बात ध्यान रखनी है जब हम किसी लूप में, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, जब हम किसी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं और हम कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जिस ब्रांच में करंट एंटी क्लॉकवाइज मिले पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव ले लो, जिस ब्रांच में करंट एंटी क्लॉकवाइज मिले पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव ले लो। बट जिस ब्रांच में करंट अपोजिट मिल जाए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज अपोजिट मिल जाए, तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को आपको नेगेटिव लेना होगा। आप किरचॉफ से लूप रूल स्टडी कर लेना, हमने वहां मेंशन किया था कि पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम तो होता है, बट the potential drop is taken positive in the direction of current and taken negative in the opposite direction of current। तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 5 into I2 प्लस 5 into I3 माइनस 10 into I1। फर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले 5 से कैंसिल हो जाएगा गाइस ये, तो I2 प्लस I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। देखिए, तो किस लूप से? ADBA, ADBA, इस लूप में हमने लूप रूल अप्लाई किया। सेकंड लूप यहां देख लें अब, तो मैं लूप को क्लॉकवाइज चलाना चाहता हूं, है ना, जहां ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव मिल जाए उस डायरेक्शन। तो D2B B2C, D2B B2C पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव मिलेगा, बट C2D आप चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव मिलेगा। C2D आएंगे तो नेक्स्ट लिखिए नाउ इन लूप BCD BCDD by using loop rule, by using loop rule। कोई बोलेगा कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? BC से स्टार्ट करते हैं, चलिए बताइए क्या लिखें? I1 plus I3। यस, 5I1 plus I3 माइनस 10 I1 I2 minus है ना, I3। I2 माइनस I3, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। देन D2B देखे करंट की डायरेक्शन में है, तो आप लिख प्लस 5I3। 5I3, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इक्वल टू 0 क्यों लिखा? बिकॉज इस लूप में भी कोई सोर्स, कोई बैटरी, कोई सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5I1 थोड़ा सा केयरफुली, टाइम लग जाए बट एक ही बार में सही होना चाहिए। माइनस 10I2 माइनस माइनस प्लस 10I3 प्लस 5I3। इतना केयरफुली करें कि वापस चेक करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, हाउ मेनी I1? 5I1, ध्यान से देख लें। हाउ मेनी I2? माइनस 10I2, I1 अकेला है, I2 ये अकेला, ठीक है। I3 बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, 5 10 5,
प्लस 20 लिख दूं, Yes, प्लस sir. 20 I3 इक्वल टू 0, चेक कर लेना। और आई थिंक हो गया होगा चेक। कुछ भी है ना, कुछ भी करेक्शन दिखे तो जरूर बता दें। 5 से कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। I1 माइनस 2I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक बात। तो आपको याद होगा मैंने कहा था हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3.9 में आपको करंट पता करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच। उसके लिए आपको पहले I1 I2 I3 पता करना पड़ेगा, ये हमने माना है I1 I2 I3 जो दिखाई दे रहा है। जब ये तीनों पता लग जाएंगे हमारे आंसर आने लग जाएंगे। 5 ब्रांचेस में डिफरेंट 5 करंट्स होंगे, और जो भी आपकी एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है वो मैच भी करना चाहिए। तो थर्ड चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना। थर्ड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है 3.9 सबसे लेंथी क्वेश्चन। चलिए एक और लूप जिससे आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा, तो हम ले लेते हैं। नाउ इन लूप, अब एक ऐसा लूप लेना पड़ेगा जिससे इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं आए। फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 0 है, सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो हमें लूप लेना होगा ए बी सी ई ए बी सी ई ए। ध्यान दें ई पर, ए बी सी के बाद यहां पर देखिए ई, देन ए। तो ये एक ऐसा लूप है जिसमें आपको दो रजिस्टर्स दिख रहे हैं, एक बैटरी दिख रही है, दो रजिस्टर एक बैटरी। हाँ, आपके पास एक चॉइस है, आप ए डी सी ई ए ऐसा भी ले सकते हैं, या तो ए से बी से होते हुए सी की तरफ आए, या फिर ए से डी से होते हुए सी की तरफ आए। दो चॉइसेस हैं आपके पास, हमने इसको सेलेक्ट किया। चलिए अब स्टार्ट करें ए बी से। पोटेंशियल ड्रॉप बोलिए। बाय यूजिंग लूप रूल। कोई बता सकता है इस लूप में ए बी ब्रांच से स्टार्ट करना है, तो 10I1 प्लस प्लस ही सही बात है, प्लस सही है ना, प्लस प्लस 5, यस I1 plus I3 I1 प्लस I3, और कुछ equals to 10. इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर एक सोर्स आपको दिखाई दे रहा है 10 वोल्ट का। पोटेंशियल ड्रॉप बस दो ही जगह हो रहा है इस लूप के लिए। चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10I1 5I1 एक साथ लिख रहा हूं मैं, 15I1, ठीक है। 5 इंटू 3I1 तो 5I3, I2 इसमें है ही नहीं, इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, ठीक है ना, I2 नहीं है इसमें, इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल कर लेते हैं गाइस, ये कवर तो कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है अभी तक तो, ठीक है। Yes, sir. तो इसको 5 से कैंसिल करके नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, 3I1 प्लस I3 इक्वल टू 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 को इस तरह से यूज लो कि I2 एलिमिनेट हो जाए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इस तरह से यूज लो कि I2 एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज मुझे इक्वेशन 3 में I2 नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप इक्वेशन 1 2 को यूज लेकर I2 एलिमिनेट करोगे और एक नया इक्वेशन बनाओगे, फोर्थ इक्वेशन 1 2 को यूज लेकर फोर्थ बनाओ, और किसको एलिमिनेट करना है, I2 को, तब आपके पास इक्वेशन 4 मिलेगा और उसमें I1 I3 दिखाई देंगे। इक्वेशन 4 3 को यूज लेकर आपको I1 और I3 की वैल्यूज मिल जाएगी। I1 I3 की वैल्यूज आप कहीं भी यूज लेंगे आपको I2 मिल जाएगा। चलिए तो इक्वेशन 1 और 2 में ऐसा क्या प्रोसेस करें कि I2 एलिमिनेट हो जाए, I2 एलिमिनेट हो जाए। तो मुझे दिख रहा है इक्वेशन 1 को, है ना, 2 नंबर से इक्वेशन 1 को, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2I2, और यहाँ क्या है, माइनस का 2I2, ठीक है। तो लिखिए by multiplying equation 1
by multiplying equation 1 and then adding it with, by multiplying equation 1, एक मिनट, by multiplying equation 1 थोड़ा सा चेंज करते हैं, बाय की जगह लिखिए ऑन, है ना, तब ठीक बैठेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन जब लिखते हैं ना तो उस पर सर्कल लगा देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, है ना, इस तरह से। तो इक्वेशन का नंबर सर्कल में और प्योर जो नंबर होता है 1 2 3 4 वो इस तरह से। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड एडिंग इट विद इक्वेशन 2 and adding it with equation 2, और लाइन चेंज करके आपको क्या दिखाई देगा वो देख लीजिए। यह है इक्वेशन 1 जिसको मैंने 2 से प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेक कर लें। इक्वेशन 1 को 2 से प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। इक्वेशन 1, यस, कोई कुछ कह रहा है? सर इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस और है ना 10 वोल्ट बैटरी से पहले। भाई देखिए है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है क्या, मुझे भी देखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 3.9 में देखिए, बैटरी से पहले 10 ओम रेजिस्टेंस की कह रहे हैं और बिल्कुल है, यहाँ पर है ना। यस सर। तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। ये बहुत सही टाइम पे बता दिया आपने। ये जो हम अभी नया जो काम कर रहे थे ना, ब्रेक लगाए उस पर, और थोड़ा सा ध्यान दें, बैटरी से पहले 10 ओम रेजिस्टेंस और है, ठीक है, सही टाइम पर याद दिला दिया। ओके, तो इक्वेशन 3 में चेंज आ जाएगा। अब बताइए इक्वेशन 3, तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा वापस, 10 ओम रेजिस्टेंस और है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक जगह पोटेंशियल ड्रॉप और हो रहा है, और इसमें करंट कितना है? I1 plus I2। यस, I मतलब क्या है? I मतलब है I1 प्लस I2, I मतलब I1 प्लस I2 है, तो प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, इसका मतलब जो इक्वेशन 3 होगा उसमें भी I1 I2 दोनों है, I2 भी है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़े से स्टेप बढ़ाते हैं, तो आपको जो अभी लिख रहे थे वो तो कट करना है। इक्वेशन 3 को अब हम करेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए 15I1 प्लस 5I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। अब ऑर्डर में लिख लेते हैं, 25I1 दिखाई दे रहे हैं, 10I2 दिखाई दे रहे हैं, और 5I3 इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5I1 प्लस 2I2 प्लस 1I3 इक्वल टू 2। अभी देखिए, जैसे ही हमने इस 10 ओम रेजिस्टेंस को कंसिडर किया, इक्वेशन 3 कुछ ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग चेक कर लें, मुझे बता दें। इस लूप में हमने लूप रूल अप्लाई किया है, और जल्दी बता दें। आपको शायद कवर नहीं कर रहा था, अभी ठीक है। हाँ भाई, अब बताइए इक्वेशन 3 जब इस 10 ओम को कंसिडर किया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाता। अच्छा तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, एक्सरसाइज में ये एक ही है। बढ़ सकते हैं आगे। अब क्या करें, अब हमारा प्रोसेस जो है, हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 से I2 को एलिमिनेट करने की कह रहा था, क्योंकि मुझे इक्वेशन 3 कुछ अलग टाइप का दिख रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप फ्री हैं,
बताइए इक्वेशन 1 2 को देखें, 2 3 को देखें, 2 3 को देखें आप गाइस, 2 और 3 को देखें। यहां माइनस का 2i2 है और यहां प्लस का 2i2 है, ट्रू। जैसे आप इनको ऐड करेंगे i2 एलिमिनेट हो जाएगा, i2 एलिमिनेट हो जाएगा, सही बात। तो कीजिए बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। by adding equation 2 and 3 तो क्या मिलेगा 6i1 plus 5i3 equal to 2। थोड़ा चेक करके बताएं, ठीक बात है ये? एक बार आवाज आ जाए आपकी तरफ से। इक्वेशन 2 को 3 को ऐड करने पर सही है। भाई कोई जल्दी से बता दे, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। जब कहे ना बताने के लिए तो कुछ लोग बता ही दिया करें, जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर, कोई जो जिसका मन हो, जिसको दिख रहा है कि हाँ सही है फटाफट बोल दिया करें। तो इक्वेशन 2 और 3 को हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें फटाफट दिख रहा है i2 एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक और ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें i1 और i3 ही हो, i1 और i3 ही हो। तो कैसे करें i2 को अगेन एलिमिनेट? वही पहले जो हम कर रहे थे ना कि इक्वेशन 2 को 1 को 2 से प्रोडक्ट करके और 2 में ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 को 2 से प्रोडक्ट करें और कौन सी इक्वेशन में 2 में ऐड कर दें, इस प्रोसेस को काम करें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग विद इक्वेशन 2। तो सर्कल लगाया है वो है इक्वेशन नंबर। तो इस ऑपरेशन को करें और आपको अगेन एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें i2 नहीं होगा। कीजिए इस काम को। i1 equal to 2i3 है ना। तो एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए। इक्वेशन 1 को 2 से प्रोडक्ट करते हैं तो जो हम पहले कर रहे थे -4i1 इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन जो 2 है वो ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं, i1 -2i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 0। ऐड करना है इन दोनों को, तो ऐड कर रहे हैं तो ये i2 जो है ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3i3 -3i1 प्लस 6i3 इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको ट्रांसफर करेंगे ना तो आपको i1 इक्वल टू 2i3 मिल रहा है, यही कह रहे थे आई थिंक। यस सर। है ना। इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 5, ठीक है। ये इक्वेशन 4 और 5 जो आपको दिख रहे हैं, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, बस इससे आपको i1 i2 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको i3 सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। by using equation 5 in equation 4, by using equation 5 in equation 4। तो सॉल्यूशन करते हैं, इस पोर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इक्वेशन को इरेज नहीं कर रहा हूं बस, है ना। इक्वेशन 1 मैंने रखी हुई है। by using equation 5 in equation 4 we get 6i1 के प्लेस पर मैं लिख रहा हूं 2i3, है ना। इक्वेशन 5 को यूज ले रहे हैं 4 में, प्लस 5i3 इक्वल टू 2, 12 प्लस 5 17i3 इक्वल टू 2। तो पहला आंसर i3 इक्वल टू 2/17 एम्पियर, है ना। i3 की वैल्यू हमें पता लग गई। तो ये जो आपका BD ब्रांच है ना, उसमें D से लेकर B की तरफ 2/17 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है।
I3 की वैल्यू तो पता लग गई। अब है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 I1 कितना हो जाएगा 4/17 फ्रॉम इक्वेशन 5 I1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। I1 पता लग गया। इस I1 और I3 की वैल्यू अगर मैं 3 में पुट कर दूं, है ना, तो I2 आ जाएगा। कहीं भी पुट करें, 3 में कर देते हैं, 1 में कर सकते हैं, आपकी जहां मर्जी हो। कहां करें, 1 में कर दें? वन में कर देते, चलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 I2 प्लस 2/17 माइनस 2 इंटू 4/17 इक्वल टू 0। कुछ ठीक है ना? 6/17 आ जाएगा क्या? I2 की वैल्यू बताइए कोई। I2 6/17 दिखाई दे रहा है मुझे। यस सर। I2 6/17। तो I1 I2 I3 आपके सामने है। I1 I2 I3 ब्रांचेस में करंट आपको पता लगाना है, तो मुझे आंसर बताइए, फिर मैं लिखूंगा। इन AB branch, then in BC, in CD, in DA या AD कुछ भी कहें, in BD। बताइए इन ब्रांचेस में करंट कितना है। सबसे पहले AB ब्रांच में कितना करंट है, I1 है, तो I1 की वैल्यू ही इसका आंसर है 4/17 एम्पियर। ओके, BD ब्रांच में करंट कितना होगा गाइस, देखकर बताइए। I1 प्लस I3। BC ब्रांच में करंट है I1 प्लस I3 6/17 है ना, ऐड कर दें I1 प्लस I3। CD ब्रांच में करंट कितना होगा, CD ब्रांच में करंट कितना होगा, I2 माइनस I3 4/17। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि I2 में से I3 को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है। DA ब्रांच में करंट कितना होगा, तो I2 की वैल्यू ही इसका आंसर है। I2 कितना है 6/17। ठीक है, DA ब्रांच में हो गया करंट। AD बोले या DA एक ही बात है। BD ब्रांच में या DB ब्रांच कुछ भी कहें, तो I3 मतलब 2/17। तो ये 5 आंसर्स आपके सामने है। ओके, तो लेंथी क्वेश्चन था, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है भाई क्वेश्चन। यस, कोई कुछ कह रहा है? सर CD और BD का आंसर नेगेटिव दे रखा है पीछे। CD और BD। CD BD ऐसा क्यों भाई? भाई ये जो BD है ना, BD आप अपने क्वेश्चन में देखना, D से B की तरफ करंट नहीं होकर B से D की तरफ करंट दिखाया उन्होंने। देख रहे हैं ना आप सर्किट में, क्वेश्चन डायग्राम में B से D की तरफ करंट की डायरेक्शन है, B से D की तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं B से D की तरफ करंट कह रहा हूं, तो उसको मुझे कैसा कहना पड़ेगा, नेगेटिव। हमने जो डायग्राम बनाया ना, क्वेश्चन डायग्राम, सेंसर डायग्राम, हमारे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे, अगर आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा, अगर आप कह रहे हैं नेगेटिव दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बता दो इतना। मैग्नीट्यूड सेम है सर, नेगेटिव साइन दे रखा है। उस नेगेटिव साइन का रीजन समझ गए, डायरेक्शन। और सर CD में नेगेटिव साइन क्यों आएगा? हाँ, CD में तो आप, मुझे लग रहा है आपने ध्यान से नहीं देखा। CD में तो I2 माइनस I2 कहां पर है, ये I3 है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव ही आएगा। CD में तो नहीं आएगा, BD में तो बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए, CD में नहीं होगा। CD में प्लस 4/17 ही होगा। अगर इसको भी नेगेटिव कहा है तो रॉन्ग है, तब गलत बात है, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो मैंने जानबूझकर, याद होगा मैंने कहा था ना, B से D की तरफ ले या D से B की तरफ ले,
तो मुझे दिख गया था ये I2 करंट, यहाँ 10 ओम दिख रहा है, यहाँ 5 ओम है, तो करंट इधर ही जाएगा, ऊपर से आएगा नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.10 दिख रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। इन अ मीटर ब्रिज का डायग्राम जैसा होता है, इसमें आपको बैलेंस लेंथ जो है वो बताई है, कितनी है 39.5 सेंटीमीटर। जो मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करते हैं ना, एस इक्वल टू, तो क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं। अब आपको क्या बताया है वो देख लेते हैं। आई थिंक एस एल की वैल्यू बता दी 39.5 सेंटीमीटर। और देखते हैं क्वेश्चन, आप भी देखिए। नेक्स्ट इन्होंने कुछ कहा है, क्या है देखिए आप भी। वेयर द रेजिस्टेंस Y is 12.5 ohm, determine the resistance of X where the connection between resistance in meter, ठीक है। तो यहाँ पर X और Y कहाँ पर है, ये आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। किसी के पास बुक है तो बताइए, लेफ्ट है या राइट है। देखिए हमारे पास एक होता है अननोन रेजिस्टेंस, एक होता है नोन रेजिस्टेंस। तो इसमें से एक को इन्होंने X कहा है, एक को Y कहा है। ये जो इन्होंने S और R लिखे है ना, इसमें से X और Y इन्होंने कहा है। तो एक की वैल्यू इन्होंने बताई है, दूसरे की पूछी है। तो आई थिंक R की वैल्यू गिवन होती है, तो Y is 12.5 ओम, डिटरमाइंड X। तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये तो। दैट मीन्स हमें R की वैल्यू बता दी 12.5 ओम, आपको S की वैल्यू बतानी है। S कैलकुलेट कर लो, बस इतना ही क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले में आपको L बता दिया, R बता दिया, S बताना है। तो S क्या होगा 100 माइनस 39.5 अपॉन 12.5 अपॉन, ये तो हो गया 39.5। कैलकुलेटर से फटाफट बता दीजिए, इसमें तो ज्यादा कुछ सीक्रेट है नहीं। ओके, तो ये कितना होगा 60.5 डिवाइडेड बाय 29.5 इंटू 12.5। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बताइए। 19.14 ओम। 14 ओम, 19.14 ओम। चेक कर लें एक दो जने और। तो यहाँ पर मेन बस फॉर्मूला था, है ना। तो 10th क्वेश्चन जो है उसमें ये फॉर्मूला यूज आता है। और x y बोले या कुछ भी बोले, तो y जो है वो हमारा ये नोन रेजिस्टेंस है, और x की वैल्यू मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी थी। ओके, तो ये तो फॉर्मूला पता है, मतलब आंसर पता है। आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और है, आंसर कुछ और है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ और है ना। तो देख लेना, इसमें बस यही हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो x और y है ना, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो आंसर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इनको वैसे तो क्वेश्चन डायग्राम देना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ पर है और डायग्राम पीछे कहीं पेपर पर होगा। तो ये जो s है ना, इसकी वैल्यू इन्होंने हो सकता है बता दी हो और आपसे r पूछा हो। अगर आंसर कुछ और है तो बस ये दूसरा ऑप्शन है, इसको भी देख लो। और अच्छी बात है, हमने ये दो तरह से कर लिया ना, हमने इसका मतलब एक क्वेश्चन नहीं किया, दो कर लिए। इस फॉर्मूले को यूज लेकर सेम क्वेश्चन आपको वापस करना है। अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस पता हो तो रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया वो आप कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है। R इक्वल टू क्या होगा, S इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक बात, देख लीजिए, S इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, R की वैल्यू आ जाएगी। तो S की वैल्यू, इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ये बता दी। ओके, लेंथ 39.5। अब सॉल्व करके आप मुझे बताइए ये कितना है 60.5, 100 माइनस 39.5, 8.16 ओम। तो बस या तो वो क्वेश्चन हो सकता था या ये हो सकता था। तो वो नहीं आ रहा है आंसर, तो ये आ रहा होगा, फिर और क्या है ना, आ रहा है क्या? यस सर, है ना। तो इनको क्वेश्चन डायग्राम साथ में देना चाहिए। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द बीटर ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। ठीक है,
तो अगर x और y को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दे ना तो बैलेंस लेंथ शिफ्ट हो जाती है। जो 39.5 सेंटीमीटर पर आ रही थी अब वो 60.5 सेंटीमीटर पर आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ इन्होंने x और y का है, हम जब मीटर ब्रिज बनाते हैं तो हम s r शो करते हैं, r और s को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें। मीटर ब्रिज के डायग्राम में आप देखना एक जगह रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और एक जगह अननोन रेजिस्टेंस s होता है, तो इनको म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस लेंथ जो पहले L थी ना अब वो आ जाएगी 100 माइनस L। तो L की वैल्यू तो आपको बता रखी है 39.5, तो अब जो नई बैलेंस लेंथ आएगी वो आएगी 100 माइनस L मतलब 60.5। तो B का आंसर बताया आपको। C क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंड इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो इसका C है ना, गैल्वेनोमीटर को बैटरी को म्यूचुअली इंटरचेंज करने से आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पर मीटर ब्रिज हो या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गैल्वेनोमीटर होता ही है, एक बैटरी होती ही है ना। तो गैल्वेनोमीटर को बैटरी को म्यूचुअली इंटरचेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, रेशियो तो वही है ना। तो अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर बैटरी है और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ध्यान दें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब आपने क्या किया, बैटरी को यहां लगा दिया और गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दिया, तब भी गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन ही आएगा। रीजन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, रेशियो सेम है इसलिए, रेशियो सेम है इसलिए। तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है क्या है, 11th क्वेश्चन, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having resistance? ठीक है, तो इसका सर्किट हम बना लेते हैं, वैल्यू आप मुझे बता देना। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, a cell with an internal resistance is being charged। तो अगर आप किसी सेल को किसी बैटरी से चार्ज करते हैं तो कुछ इस तरह से सर्किट बनाना पड़ता है। ये बैटरी है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, कुछ बताया है ना, बताइए कितना है। और यहाँ पर 8 सीरीज वोल्ट। में एक हाई रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये तो सेल, ओके, यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, कंपैरेटिवली इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, कितना 15.5 ओम। हाँ, ईएमएफ बताइए कितना है, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू है, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल आर इक्वल टू 0.5 ओम। ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। आपको सेल का टर्मिनल वोल्टेज बताना है, ठीक है। आपको याद होगा एक इक्वेशन हम लिखते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर, कुछ याद आ रहा है सेल के लिए? यस सर। अब ध्यान दें, जब सेल से करंट ड्रॉ करते हैं ना, जब हम किसी सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तब लिखते हैं ये इक्वेशन, है ना। सब जगह ये इक्वेशन नहीं लिखते, जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं, सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तब ये इक्वेशन लिखते हैं, है ना। जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, इस सोर्स को यूज लेकर आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, सेल डिस्चार्ज हो चुका है, तो जब आप सेल को चार्ज करते हैं तो सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो जब सेल को चार्ज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन बिकॉज रिवर्स हो जाती है, इसलिए ये जो नेगेटिव साइन है ना, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस। तो जिस मोमेंट में सेल चार्ज हो रहा है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, उस मोमेंट में उसका टर्मिनल वोल्टेज देखो क्या हो गया, ईएमएफ से भी ज्यादा, V इक्वल टू E प्लस आई आर। और V इक्वल टू E माइनस आई आर कब लेते हैं, तो ये आप कहीं नोट कर लेना, V इक्वल टू E माइनस आई आर कब,
व्हेन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ सेल, और V इक्वल टू E प्लस IR कब लेते हैं? व्हेन वी चार्ज द सेल, व्हेन द सेल इज इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब सेल चार्ज हो रहा है तब E प्लस IR, और जब सेल से आप करंट ड्रॉ करते हैं, इन जनरल तो ड्रॉ ही करते हैं, तब ये यूज लेते हैं V इक्वल टू E माइनस IR। तो अब आप आंसर बता सकते हैं मुझे, सारी वैल्यूज आपके पास है या नहीं है? करंट कहाँ है गाइस? वेयर इज करंट? वेयर इज करंट? करंट कहाँ है? तो क्या करें, है ना? तो हमें किरचॉफ्स लूप रूल यूज लेना होगा। किरचॉफ्स लूप रूल यूज लेकर आप करंट पता लगाएं, है ना? तो लगाते हैं। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया गाइस? 0.5, 15.5, टोटल हो गया 16। इस 16 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। तो मैं लिख देता हूं 16 इंटू आई माइनस इक्वल टू 120 माइनस 8। बताइए ऐसा क्यों किया मैंने? बताइए माइनस क्यों किया ये 120 माइनस 8? किसी को दिख रहा है डायग्राम में? पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट पॉजिटिव से, तो अपोज कर रहे हैं ना ये एक दूसरे का। बैटरी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? क्लॉकवाइज। ये तो सेल क्या चार्ज हो रहा है, अगर ये सेल चार्ज नहीं हो रहा होता, ये सेल करंट फ्लो कर रहा होता सर्किट में, तो सेल किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता? एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है ना? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेल बैटरी का अपोज कर रहा है। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? द सेल इज अपोजेस टू द बैटरी। सेल बैटरी को अपोज कर रहा है। अपोज कब नहीं करता? अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या होता? दोनों मिलकर सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब तब पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी इस तरीके से सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू बता सकते हैं? कोई बताइए। 7 एम्पियर। 7 एम्पियर बता रहे हैं। आई थिंक कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो आई आ गया 7 एम्पियर। पहला स्टेप, सर्किट का करंट हमें यहां से पता लगेगा बाय यूजिंग लूप रूल। बाय यूजिंग लूप रूल, तो करंट आ गया। अब आपको लिखना है 7 एम्पियर के बाद, व्हेन द सेल इज चार्जिंग the terminal voltage is given as, when the cell is charging, the terminal voltage of the cell is given as, वैल्यू पता लगाएं, 8 plus 7 into 0.5, 8 plus 3.5, 11.5 वोल्ट। आंसर चेक करें। तो ध्यान रखें, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होता है वन एंड ओनली इन केस व्हेन द सेल इज चार्जिंग। तो सेल अगर चार्जिंग वाली कंडीशन में है तब टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है ईएमएफ से। स्पेशल कंडीशन है ये चार्जिंग वाली। आई थिंक आंसर मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा था ये? 12th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF is balanced at a point. ठीक है, if the cell is replaced by the another cell and the balance point shifted to 63 centimeter, what is the EMF of second cell? ठीक है, 1.25, 35, 63, 1.25, 35, 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद कुछ बताया नहीं आपने। 11 का आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? करना तो चाहिए। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो इसमें दो स्टेप थे, पहले करंट, ओके, फिर टर्मिनल वोल्टेज। इसमें आपको बता दिया मैंने, चार्जिंग वाले केस में यहाँ प्लस आता है। ओके, और 12th क्वेश्चन में आपको एक सेल का ईएमएफ बताया है 1.25 वोल्ट, और उस सेल के लिए बैलेंस लेंथ बताई है 35 है या 36 है? 35।
बता देना। 35 सेकंड सेल का ईएमएफ पता नहीं है, बट बैलेंस लेंथ पता है 63 सेंटीमीटर। 35 ही है ना? यस सर। है ना? तो ये कुछ डेटा है 1 2 3, और जो मिसिंग है उसको पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको याद आएगा, E1 by E2 equal to L1 by L2 to compare EMF of two primary cells। पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक ये भी है, टू कंपेयर EMF of two primary cells। तो आपको E2 अगर पता करना है तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इंटू E1। ठीक बात? आई थिंक बिल्कुल सही है। L2 की वैल्यू पुट करते हैं 63, L1 की वैल्यू 35 इंटू E1 मतलब 1.25। हाँ भाई कीजिए इसको सॉल्व। 5 से कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ वापस बोल दी 2.25 वोल्ट। 2.25 वोल्ट। हाँ भाई, बाकी लोग है तो ज्यादा ही, अब कितना है वो देख लो। चेक हो जाए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 12 यस था सर, ये, है ना? सही है। सर ठीक है, 2.25 डेटा तो वोल्ट। बिल्कुल ठीक है। 2.25। ओके, है ना? एक और है इसमें, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगाएंगे ये। ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए डेटा हम लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, आई थिंक ये हो जाएगा आराम से। तो क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक तो बताया है, ये क्या चक्कर है, एग्जाम्पल 3.2 इज, उस एग्जाम्पल से भी कनेक्शन है क्या? द नंबर डेंसिटी, हमें एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, सीधा नंबर डेंसिटी है 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, मीटर, ओके, पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज, लेंथ वायर की है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, करंट की वैल्यू बता दी है, 4 वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, और टाइम पूछा है आपसे। गाइस वैल्यूज मुझे बताते जाओ आप, और फॉर्मूला मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें भी शायद 2 स्टेप होंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.13। ओके, लेंथ 3 मीटर आई थिंक, है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए, नंबर डेंसिटी तो कोई नहीं बता रहा है। यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻6, करंट है 3 एम्पियर, करंट है 3 एम्पियर, एरिया ऑफ 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, नंबर डेंसिटी है 8.5 इंटू 10⁻, कितना है गाइस? आई थिंक किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा है। और आपसे पूछा क्या है? टाइम, बिल्कुल ठीक है, टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्रॉस दी कंडक्टर। तो हमें पता है जब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम पता लगाने से पहले इन्होंने जो नहीं पूछा है वो भी पता लगाना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लगा लेंगे, उसके बाद टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे हैं बात को? तो टाइम पता लगाने के लिए, लेंथ तो पता है आपको, कंडक्टर की लेंथ है 3 मीटर, टाइम पता लगाने के लिए पहले आपको वीडी पता लगाना है, और वीडी पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? I इक्वल टू NEA VD। तो बताइए इस फॉर्मूले से आप VD पता लगा सकते हैं क्या? I गिवन है, N गिवन है, A गिवन है। N मतलब नंबर डेंसिटी। तो मैंने आपको बता दिए 2 स्टेप। पहला, इस फॉर्मूले को यूज लेकर VD पता लगाना है, पहला स्टेप। फिर इस फॉर्मूले को यूज लेकर टाइम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। तो गाइस आज की क्लास को हम
यहाँ स्टॉप करते हैं। ये आंसर आप ये क्वेश्चन आप जरूर करना, मेन इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कल हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।